जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पे अपने चैनल के ऊपर एक आइडिया लेके आता हूँ। मतलब कि जिसको देखते हुए आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। या तो आपका पैसा बचता है, या आपका रूटीन में कोई टाइम बचता है, या आपको उससे रूटीन लाइफ़ के अंदर आपकी ज़िंदगी गुज़ारने के दरमियान आपको कुछ ना कुछ उससे मिलता ज़रूर है। जैसा कि आज मैं आपके सामने जो एक आइडिया लेके आया हूँ, या एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ, या आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना, वो लगाया है। और मुख्तलिफ़ जो ना एक्साइज़ डिपार्टमेंट के जो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो मुलाज़म हैं, वो लोगों के घरों, या मिसाल के तौर पे कोई दुकानात हैं जो लोगों की, वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं उनको टैक्स टैक्स लगाने के लिए। और इसके सिलसिले में कई लोगों को, भाइयों को पता नहीं है कि ये बेसिकली ये एक्ट है क्या, कितनी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगना है, और घरेलू अगर सार्फिन है तो कितने तक, मतलब कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू तक उनको टैक्स लगेगा, कितनी पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर ज़्यादा वैल्यू वाली है तो कितनी पे कितना टैक्स लगेगा, और अगर दुकान है तो दुकान का क्या सिस्टम है, और अगर उसके अलावा कौन कौन से लोग मुस्तशना हैं इससे, किन लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। तो मतलब कि कईयों को, अगर कई चाहते हैं कि उनका टैक्स माफ़ हो जाए, वो गरीब है, या वो बेचारे मिसाल के तौर पे कोई, उनका कई दफ़ा अल्लाह ने उनको दिया होता है, लेकिन बाद में मिसाल के तौर पे वो इस तरह का कोई सर्कमस्टेंसेस, हालात इस तरह के हो जाते हैं कि बाद में वो टैक्स अदा नहीं कर पाते, तो उनका भी इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख्याल रखा है। तो इस लिहाज से मैं थोड़ी सी मतलब ना इन डिटेल हम बात करते हैं, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे पहले आपने आ जाना है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जो लिखी पढ़ी बात हो, जो हवा में बात ना हो। हवा में बात करना मैं पसंद भी नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब आप मिसगाइड हों। मतलब कि मैं जो भी बात करूँगा, आप बाद में गूगल पे जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं। सो इसलिए आप गूगल पे आएँ, गूगल पे आप सबसे पहले आके लिखें ना, मेरे भाई, आपने ना गूगल पे जाके लिखना है पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, और सर्च में ये एक्ट निकला है। जब आप ये फर्स्ट बार पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो खुल जाएगा, क्योंकि मैं पहले इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। 7 पेजेस का ये एक्ट है, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। ये एक्ट आपके पास खुल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और जो रिलेटेड चीज़ें हैं मैं उन पे जाऊँगा, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, और जो मिसाल के तौर पे ना इररेलेवेंट है, जो आपके रिलेटेड है ही नहीं, वो उसको हम ना उससे आगे गुजर जाएंगे। आप इसको रीड करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको सारा भी रीड कर सकते हैं, लेकिन कई भाई माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो मतलब कि पढ़ लेते हैं, वो रूटीन में, वो उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन कई भाई जो इंग्लिश वगैरह इतनी नहीं जानते, या उनको नहीं पता, तो मेन ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है। तो दूसरा ये है कि आप ये, जब ये एक्ट खुल जाएगा, ये एक्ट इस तरह है कि 2024 में असम्बली से पास होकर 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुका है, और इसको पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। ये जो स्टार्ट के 2-3 पेजेस हैं ना, ये जो कोर्ट फीसेस और स्टैम्प ड्यूटीज़ के बारे में है, स्टैम्प पेपर्स के बारे में है, उनकी एक्ट के बारे में है, उनकी फीसेस के बारे में है। ये तो आपके रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ये पहला पेज है, और ये दूसरा है, और तीसरा पेज भी इसी तरह ही है। चौथा पेज भी ऐसे ही है। इसके ऊपर जो पांचवा पेज है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं लगेगी। जो मेन पेज है ना, वो छठा पेज है। छठे से हम वापस पाँचवें में आएंगे, फिर आपको ना उसके बारे में सही आपको डिटेल समझ लग जाएगी। ये है ना, जो पांचवा पेज, इसके ऊपर मेन डिटेल है। मिसाल के तौर पे इसमें के अंदर है कि ये जो लिखा हुआ है, अप टू RS 5, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, टेबल टैक्सेबल वैल्यू है जो अप टू RS 5 मिलियन पे, जो है ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज रेट ऑफ टैक्स, ये एग्जेम्प्टेड है। मतलब 50 लाख तक जिनका घर है ना, वो एग्जेम्प्टेड है इसके अंदर से। उसके बाद अगर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो है ना 0.07% इसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। इसके अंदर एक दो चीज़ें आ रही हैं, वो थोड़ी सी मैं आपको पहले वाज़ह कर दूं कि एक तो ये है
कि किसी भाई का मिसाल के तौर पे जब एक खाली प्लाट होता है ना, जो खाली प्लाट की वैल्यू होती है ना, वो इस ये जो इतना टैक्स है वो डीसी रेट के मुताबिक लग रहा है। पहले वो अगर किसी का लगता था ना, वो रेंटल वैल्यू थी, रेंटल जो रेंट पे दिया जाता था उसके मुताबिक लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो ना मतलब जो जो डीसी रेट के मुताबिक जो आप अपने कचहरी से, या आप तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन है सारा सिस्टम, आप वहाँ से भी अपना मुआवजा दे के, कचहरी से भी या ऑनलाइन भी अपना मुआवजा दे के, इस पे भी वीडियो एक ज़्यादा मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, कि वो मुआवजा दे के आप ऑनलाइन भी या कचहरी से अपना डीसी रेट चेक कर सकते हैं कि हम आपके इलाके का डीसी रेट क्या है। और इसके अलावा ये है कि ये डीसी रेट आपको ये भी बताता चलूँ, जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है, जैसे कि अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हुआ है, मतलब कि जुलाई आ गया, जुलाई मतलब कि चल रहा है, तो जुलाई चलने के बाद 15-20 दिन के अंदर अंदर जो ना डीसी रेट दोबारा आता है। तो अब वो बकायदा गवर्नमेंट दोबारा नोटिफाई करती है, तो वो अभी आने वाला है। लेकिन वो मतलब कि उस हिसाब से आप अपना आपकी ये मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि 50 लाख से नीचे वो एग्जेम्प्टेड है, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 0.07% है। वो आप अपना जो वहाँ पे पहले अपना डीसी वहाँ कंफर्म करें, डीसी रेट से आप अपना कंफर्म करेंगे कि आपकी जो पर मरला डीसी रेट के मुताबिक कितना बनता है। उसको आप अगर अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 0.07% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो 50 लाख के नीचे नीचे बनती है तो, ठीक है। तो वो जो रेजिडेंशियल है, घरों के जो हैं, घर अगर आपका है 50 लाख से नीचे है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। उसके अंदर एक सवाल ये भी भाइयों के ज़हन में आ रहा होगा कि ये मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने इसके अंदर ना, पहले मैं एक सादी सी मिसाल दूंगा ताकि सारे भाई उसको समझ सकें। मिसाल के तौर पे भी पहले अगर गवर्नमेंट ने ए बी और सी, मिसाल के तौर पे ए बी सी को टैक्स लगाया हुआ था, ठीक है। और अब उसने गवर्नमेंट ने डी को भी इन्वॉल्व कर लिया है, मिसाल को एरिया बढ़ गया है, तो उसको गवर्नमेंट ने कहा है रेटिंग एरिया। जब इसके अंदर आप स्टडी करेंगे तो इसके अंदर रेटिंग एरिया का नाम आ रहा है। तो मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर पहले सी तक टैक्स ले रही थी, तो उसने डी ई एफ मतलब कि अपनी बाउंड्री को बढ़ाते हुए मिसाल के तौर पर डी ई एफ और लोगों से भी टैक्स लेने के लिए अपनी बाउंड्री को इंक्रीज़ किया है, और उसको नाम दिया है रेटिंग एरिया। कई लोग ये सवाल नहीं कर सकते कि भाई हमें पहले टैक्स तो नहीं लगता था, हम हमें हमें हमारा पहले तो कोई हमें टैक्स नहीं लगा हुआ। आप मिसाल के तौर पे कोई अपना डिपार्टमेंट का बंदा आता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का बंदे को कोई इस लिहाज प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एक्साइज डिपार्टमेंट के जो मिसल ऑफिशियल कोई उनका एक्साइज इंस्पेक्टर है, या कोई भी कोई उनका जो भी मुलाजिम भाई आता है, तो आप उनसे ये सवाल मतलब कि रेटिंग एरिया के हवाले से अगर आपको जेहन में हो ना, ये पहले तो हमारे पास नहीं आए, अब क्यों आए हैं, तो वो रेटिंग एरिया गवर्नमेंट ने जब बढ़ा दिया है ना, तो उनको वो फिर उस डायरेक्शन के तहत आपके पास आ रहे हैं। हम इस बात के अंदर नहीं जाते कि गवर्नमेंट ने क्यों बढ़ाया या उन्होंने क्यों टैक्स इंक्रीज़ किया, मतलब इसमें तो मैं नहीं जाता। मैं आपको बेसिकली जो ना इन्फॉर्मेशन बनती है ना वो दे रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पर वो रेटिंग एरिया के लिहाज से अगर तो आपका रेटिंग एरिया अब आप पे है, मतलब जो गाँव वाले हैं, दही इलाके वाले हैं, वो तो अभी इसमें नहीं आ रहे। लेकिन जो है मिसाल के तौर पर शहरी इलाके हैं, मिसाल के तौर पे अगर शहरी पहले वो शहर के अंदर थे कमेटी वाले, मिसाल के तौर पे वो राउंड बोर्ड, वो उनको तो टैक्स लगता था, शहर के अंदर अंदर थे। शहरों को बाहर थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेंड किया है सिस्टम को, जैसे मैंने ए बी सी की मिसाल दी है, डी ई एफ और थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेंड करके बाहर से भी कलेक्शन करने का गवर्नमेंट का इरादा है। तो इस लिहाज से उन्होंने फिर ये सारा अपना एक बनाया है, अपना सिस्टम बनाया है। ये एक चार्ट जो है ना, अब ये एक जो है उन्होंने प्रॉपर इसको पास किया है असम्बली से इस एक्ट को। और दूसरा ये है कि एक और सवाल भाइयों के ज़हन में आ रहा है, वो भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मिसाल के तौर पे एक दुकान बनी हुई है, दुकान की डीसी रेट के मुताबिक वैल्यू बनती है। मिसाल के तौर पे डीसी रेट के मुताबिक वो बनता है 3 लाख रुपए मरला है वहाँ पे, ठीक है। वो मरले की दुकान है तो वो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। कमर्शियल को तो लगना ही लगना है। जो रेजिडेंशियल है वो 50 लाख से नीचे नीचे वो एग्जेम्प्टेड है। दुकान को अगर वो 3 मरले की दुकान है तो 0.07% से आपने उसे मल्टीप्लाई करना है।
तो वो आपका जो निकल आएगा आपका वो निकल आएगा जनाब आला ये आपकी जो कितना टैक्स बनता है। उसके ऊपर जो दुकान बनी हुई है मिसाल के तौर पे, या उसका जो मलबा है जिसे हम बोलते हैं, जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है, वो आपने वो भी डीसी रेट के मुताबिक ही होगा। होता ये है कि जब गवर्नमेंट नया नोटिफिकेशन, ये छोटे छोटे सवालात हैं, मैं सारी आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में या किसी भाई के जहन में कोई अबहाम ना रहे। वो आप जब डीसी रेट अनाउंस होता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो वो डीसी रेट अनाउंस होता है, बाकायदा अनाउंस नहीं होता, बाकायदा नोटिफिकेशन होता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर एक तो वो डीसी रेट बता देते हैं कि इस एरिए का ये रेट होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा उसके अंदर स्क्वायर फुट के हिसाब से उसके साथ ये भी बताया जाता है कि अगर वहाँ पे कवर्ड एरिया है, जैसे एक दुकान है, जैसे मैंने मिसाल दी, एक दुकान बनी हुई है, उसका अगर कवर्ड एरिया है ना, मिसाल को लेंटर है, मिसाल को तो मिसाल ले लेते हैं हम 10 बाई 10 है मिसाल के तौर पे, तो 10 बाई 10 का वो कहते हैं भी कवर्ड एरिया का मुरबा फुट का वो कितना डीसी रेट होगा, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर आपका कंप्लीट जो ना टैक्स निकल आएगा। वो जो कवर्ड एरिया का लहदा होगा और 0.07, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स ये लहदा होगा, दोनों डाल के वो जो टैक्स बनेगा। तो इस लिहाज से अगर कोई भी मिसाल के तौर पर ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है मेरा कि अगर कोई भी भाई मिसाल के तौर पे मुलाज़िम भाई आपके पास अगर आता है, कहता है जी आपका टैक्स ऐसे, कहता है जी 16,000 बनता है जी, हम आप ना मैं आपका ना जो ना कर करा के हम आपका 4,000 कर देंगे या 5,000 कर देंगे, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपको कम से कम भाई आपको तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि मेरा कितना बनता है टैक्स। मतलब आपको मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ कि आपको कम से कम आप इन्फॉर्मेशन तो हो ना कि ये बंदा मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरे साथ कोई मुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जब भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप धड़ल्ले से बात करेंगे। ठीक है, आपने किसी से लड़ना नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा किसी से लड़ना, आपने डिबेट करनी है। जिस तरह एक पढ़ा लिखा बंदा किसी से डिबेट करता है, लड़ाई किसी काम का हल नहीं होता। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो आउट ऑफ, कई भाई, मैं सारे भाइयों को नहीं कहता कि मुलाज़िम भाई वो इस तरह के होते हैं, लेकिन कई अगर इस तरह को बात करते हैं, आउट ऑफ वे जाते हैं, या अपने वो अपने वो ट्रैक से, या गवर्नमेंट ने जो उनकी SOPs हैं, या जो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक बाकायदा एक लेटर दिया हुआ है कि आपने इसके हिसाब से टैक्स बनाना है, तो वो ऐसे आपको अगर हवा में सुना दे तो आपको कम से कम पता हो तो ना कि मेरा टैक्स बनता कितना है। तो वो आप यहाँ से एक तो सबसे पहले आपकी मरले की दुकान है, 2 मरले की दुकान है, जितनी भी है मिसाल के तौर पे, वो आप अगर 50 लाख से नीचे नीचे डीसी वैल्यू बनता है, शार्टली मैं बता रहा हूँ आपको ताकि वीडियो और लंबी ना हो, तो 0.07% से आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी का उसके साथ आपने इसको ना कैलकुलेट कर लेना है। जो डोमेस्टिक है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आपको फिर वो समझ आती जाए कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। ये जो है मतलब कि 5 मिलियन 50 मिलियन का, ये तो मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरह 5 मिलियन एंड अप टू 10 मिलियन, मतलब 50 मिलियन से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम। ठीक है, वो जो है ना, यहाँ पे उन्होंने घर घर को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे वो 0.07% ही अगर घर होगा तो वो उस पर भी वही टैक्स लगेगा, और 0.07% अगर कमर्शियल होगा तो उस पर भी वही टैक्स लगेगा। ठीक होगा, यहाँ पर उन्होंने मतलब कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर डीसी रेट के ऊपर जाएगी तो वो जो है ना वो उसके अंदर मतलब घर भी आ गया है और प्रॉपर्टी अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आ गई है। इसके अंदर मैं एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था ताकि आपको वो आपके जहन में ये भी रहे मिसाल के तौर पे, ताकि मैं कहता हूँ कि किसी भाई के जो मेरे जहन में है वो सवाल आपके जहन में भी आ सकता है और जाके आप कंफ्यूज ना हो, इस लिहाज से मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूँ। एक प्रॉपर्टी है मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसी पॉइंट पे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जरी बात वो टैक्स में आ गई, घर की बात कर रहे हैं हम, 0.07% टैक्स की बात आ गई। अगर वही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मिसाल के तौर पे वो 2 बंदों के नाम पे है, फैमिली मेम्बर वाट्स एवर ABC, आप 3 बंदों के नाम पे है, तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को हम वो गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स में नहीं आएगी। फिर वो अगर डीसी रेट मिसाल तौर पे बनता है ना 90 लाख, 90 लाख की प्रॉपर्टी बन रही है मिसाल के तौर पे, वो 2 बंदों के नाम पे आया तो वो 45 लाख की आ गई, 45 लाख की 45 लाख की दोनों की आई, तो वो ऑटोमेटिकली आप उससे एग्जेम्प्टेड हो गया। मतलब कि वो अगर एक बंदे के नाम पे आया तो वो टैक्स के शेडो में आ जाएगा, वो टैक्स की स्लैब में आ जाएगा, उसे देना पड़ेगा। अगर वो 2 के नाम पे आया तो वो एग्जेम्प्टेड हो गया है, जैसा कि उन्होंने पहले लिखा है, पहले सीरियल नंबर 1 पे लिखा है अप टू RS 5 मिलियन, वो एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, आप मेरे ख्याल मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो इसी तरह ही फर्दर जो है ना तीसरे नंबर पे है भाई एक्सीडिंग RS 10 मिलियन एंड अप टू RS 25 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ से
तकरीबन ये बना रहे हैं भाई 2.5 करोड़ तक, 0.08% टू, मतलब कि अगर कमर्शियल भी है और दूसरी है डोमेस्टिक भी है, उस पर इस तरह टैक्स है। अगर मतलब 2.5 करोड़ से RS 25 मिलियन एंड अबव, वो मतलब कि अगर 2.5 करोड़ से ऊपर है तो वो 0.09% कमर्शियल और दूसरी जो डोमेस्टिक है दोनों पे वो सेम टैक्स लगेगा। अच्छा भैया, दूसरा जो आपके लिए आपको कंफ्यूज ना, मिसाल के तौर पे आपके माइंड में ये बात ना आए कि ये एक टेबल तो ये वाला है जो मैंने ऊपर पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरा टेबल ये वाला है, और दोनों टेबल के अंदर फ़र्क क्या है। भाई जो ऊपर वाला टेबल है ये उन्होंने गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने ऊपर पहले मिसाल दी है A B और C, ये जो A B और C वाले जो पहले लोग हैं ना, वो आएंगे इस कैटेगरी में, वो आएंगे इस टेबल के कैटेगरी में ABC, जो पहले टैक्स दे रहे हैं। जो है ना DEF वाट्स एवर आगे जो भी गवर्नमेंट ने एक्सपैंड किया है, जो जो नए टैक्स देने वाले जो भाई हैं जो उस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे ये सबसे पहले वाले टेबल में, मतलब जिस तरह मैंने बता दी है। अब दूसरे टेबल में क्या है, दूसरे टेबल में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आपका टैक्स मिसाल के तौर पे जो हमने इस नोटिफिकेशन के तहत, इस एक्ट के तहत, अगर आपका टैक्स पहले, अगर मिसाल के तौर पे अगर आप 5,000 दे रहे थे, ज़ाहिर बात है ये इस टेबल में ये बात हो रही है कि अगर आप पहले टैक्स मिसाल के तौर पे अगर आप 5,000, मैं आपको सिंपल मिसाल दे के उसको ना आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप पहले, अगर आपका टैक्स 5,000 बनता था, तो इस नोटिफिकेशन के तहत अगर आपका टैक्स 2,000 बन रहा है, इस टेबल पहले टेबल के तहत अगर 2,000 बन रहा है, तो आपने भाई 5,000 ही देना है। इस टेबल में बेसिकली ये बात हो रही है। मेरे ख्याल में आप मेरे भाई बात समझ गए होंगे कि पहला टेबल जो है, मतलब कि वो न्यू जो अभी इस स्लैब में जो लोग आएंगे, ये जैसे मैंने मिसाल दी है, जो न्यू आने वाले जो भी हैं वो पहले टेबल में फॉल करेंगे, उन पे पहला टेबल फॉल, अब वो अपना इस कैटेगरी में आएंगे पहले टेबल में। और जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं वो दूसरे टेबल में आएंगे, और इसके अंदर उन्होंने मिसाल के तौर पे वो बाकी चीज़ें वही हैं, अप टू 5 मिलियन आगे उन्होंने लिख दिया टैक्स ऑन RB4 31/12/2024, सेम नीचे वो लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने शार्टली ये बता दिया है कि थोड़ी छोटी सी मिसाल दे के, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर पहले जैसे मैंने कहा कि अगर आपका टैक्स पहले 5,000 आप दे रहे थे, ये क्योंकि नए लोगों को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें किया है कि वो उनके ऊपर बर्डन ना पड़े, उन्होंने थोड़ा सा अपना रेट थोड़ा सा कम किया है, ताकि दूसरे लोग भी आदी हो जाए टैक्स देने के। तो उन्होंने पहले टेबल वालों से ज़ाहिर बात थोड़ा सा टैक्स उन्होंने कम रखा है। दूसरे लोग जो पहले पहले दे रहे थे टैक्स, तो भाई उन्होंने इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप पहले 5,000 दे रहे थे ना, तो आपने भाई जो है ना, आपने अगर अगर आपका इस नोटिफिकेशन के तहत 2,000 बनता है, तो आपने 5 ही देना है। तो ये एक था। दूसरा, आगे आ जाएं, एक दो और चीज़ें हैं। अब भाई उस पेज पे आते हैं जिस पेज को मैं आपको कह रहा था कि जब मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ तो पिछले पेज की आपको फिर समझ आएगी। अच्छा भैया, इसके ऊपर वो कह रहे हैं सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कि ये आप शॉर्टली, मतलब मैं ये इसमें यही बताऊंगा कि ऑनलाइन मिसाल तौर पे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, कि जिसके ऊपर मिसाल के तौर पे आप जाके खुद भी अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे के, वहाँ से आप जब आपका मौज़ा वगैरह जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो जैसे आप देते जाएंगे, वहाँ पे आप अपना टैक्स खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ख़ुद सबमिट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि इसी इसी पैरे के जो ना 6A सेक्शन के सब पैरा 3 के अंदर लिखा हुआ है, नॉट एट रैंडम में भी कंडक्टर रिगार्डिंग द सेल्फ असेसमेंट सबमिटेड अंडर सब सेक्शन, आगे उसकी डिटेल दी गई है कि एक ऑडिट भी किया जाएगा जो आपने जो अगर आपने सेल्फ असेसमेंट की हुई है। अगर उसके अंदर उन्हें कोई पता चला कि आपने कंसील ऑफ फैक्ट किया है, मिसाल के तौर पे कुछ, मिसाल के तौर पे आपका टैक्स बनता था, आपकी 3 दुकानें थी, मिसाल के तौर पे आपने 2 का दे दिया है, एक आपने नहीं दिया, मिसाल के तौर पे कंसील ऑफ फैक्ट किया, या आपका मिसाल के तौर 5,000 बनता था, आप 2,000 दे रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपको फ़ाइन होगा। लेकिन जो फ़ाइन के लिहाज से मैं आपको यहाँ पे फिर एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, ताकि कोई मतलब कि वो उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने इसलिए थोड़ी सी शार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। द एक्चुअल टैक्स अलॉन्ग विद वन टाइम पेनल्टी इज सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स इवार्डेड, ठीक है। मतलब कि इसमें टैक्स जो अगर आपको कोई फ़ाइन होगा भी, तो वो जो आपने मिसाल के तौर पे आपने 5,000 टैक्स बनता था, आपने 2,000 सेल्फ असेसमेंट के तहत आपने ऑनलाइन उस तरीके से उसको कवर करके आपने सबमिट कर दिया, 2,000 तो आप देते रहे हैं, 3,000 आपने नहीं दिया। जब भी आपका वो फ़ाइन होगा तो वो 3,000 ही होगा आपको, ठीक है। इस लिहाज से वो लिख रहे हैं। और आगे आ जाएं जी।
हाँ, ये पॉइंट है 10 ए, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये 10 ए। इन इसमें लिखा हुआ है हार्डशिप इन केस ऑफ ए हार्डशिप केस द ग्रेवेंस कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गस्टी मे बी ऑन एन आर्डर containing reasons exempt land and building from payment of the whole or any part of the tax। इसके अंदर वो कह रहे हैं कई दोस्त, जैसे मैंने पहले बात की थी, वो अगर टैक्स नहीं देना चाहते, वो गरीब हैं मिसाल के तौर पे, या मिसाल कई लोगों को वरासी दुकान मिली होती है, मतलब वरासी घर मिला होता है, वो उनका मतलब कि बाद में उनका इतना काम नहीं होता, वो बेचारे टैक्स नहीं दे सकते, मतलब सटेन रीज़न हो सकती है उनकी, तो वो इस हार्डशिप के केस में आएंगे, वो एक एप्लीकेशन देंगे जिसके अंदर या तो उनका सारा टैक्स माफ़ हो जाएगा होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स, या उनका कुछ हिस्सा को टैक्स वो माफ़ कर देंगे, बकाया वो दे देंगे। तो इसके अंदर ये है। बाकी एप्लीकेशन जिसको देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे आ जाएं जी। अच्छा, ये ना एक ग्रेवेंस कमेटी उन्होंने बनानी है, द ग्रेवेंस कमेटी बनी होगी ऑटोमेटिक, आप एक्साइज के ऑफिस से वहाँ से पूछ सकते हैं ग्रेवेंस कमेटी के नाम पे ना, आप एक उनकी कमेटी बनी होगी, उनको आप एप्लीकेशन देंगे, वो आपके एप्लीकेशन को पेरूज़ करेंगे। फिर पेरूज़ करने के बाद मतलब कि वो देखने के बाद फिर उसके ऊपर वो अपन डिसाइड करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपका सर्वे भी कर सकते हैं वो और क्या वाकई ये उन्होंने बात की है ठीक है या नहीं ठीक। आगे जी एट द एंड पे वो जो सर्वे करने वाले भाई आते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से, मिसाल के तौर पे वो, मिसाल के तौर पे आप मिसाल दे रहा हूँ कि हर सारे जो मुलाजम होते हैं वो भाई सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं और जो बुरे लोग हैं वो भी हर जगह पे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे वो आपका टैक्स बनता है मिसाल के तौर पे 4,000, वो ऐसे आपकी 2 दुकानें हैं तो वो कहते हैं जी ऊपर भी कुछ बना हुआ है और वो 3 दुकानें कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आपका टैक्स बनता है 4,000, तो वो जनाब अला टैक्स आपका कर देते हैं 10,000, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल से आपको समझा रहा हूँ, तो आपने भाईजान उससे घबराना नहीं है। तो आपने ना उनको उनके लिए ना एक अपील का फॉर्म है, मिसाल के तौर पे आपने वहाँ पे उनको जो उनका ईटीओ एक ऑफिस होता है, ईटीओ मीन एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, आपने ना वो उधर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है, आपने उनको एक एप्लीकेशन देनी है, उसके अंदर आपने सारा लिखना है। मिसाल के तौर पे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उससे, आपने लिखना है कि आपने, या मिसाल के तौर वो जब वो आपका सर्वे करके चला गया है, जाने दें उसे, सर्वे करने दें, ठीक है। जब वो आपको चलान भेजेगा कि ये आपका टैक्स बनता है, इसे पे करें। अगर आप मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है ऊपर कि आपने रेजिडेंशियल कैसे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने जो कमर्शियल है आपने वो कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर वो है आपको उससे सेटिस्फाई नहीं होते, मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मेरा जो टैक्स है वो कम बनता है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप डीसी रेट ले लें, उसके बाद वहाँ से आप ये भी ले लें कवर्ड एरिया, अगर आपका है तो वो कवर्ड एरिया का कितना मरबा फुट आपके इलाके का बनता है वो भी वहाँ से ले लें, फिर आप मल्टीप्लाई करके अपना हिसाब लगा लें। अगर फिर भी ज़्यादा बन रहा है तो आप पहले ईटीओ को, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देंगे, सारी बात उसके अंदर लिखेंगे, जनाब मेरा ये इस हिसाब से इतना बनता है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, इसको ठीक किया जाए, ठीक है। वो आपकी बात सुनने के मजाज है, वो इंशाल्लाह आपकी बात सुनेंगे। और दूसरी, अगर फिर भी अगर ईटीओ साहब भी आपकी बात उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो दूसरा फॉर्म है डायरेक्टर ईटीओ, अगर डायरेक्टर ऑफिस है, ये मेरे ख्याल में इनकी नेक्स्ट 30 आपके हिसाब से उस डिस्ट्रिक्ट में शायद ना हो, ये नेक्स्ट मिसाल के तौर पे जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर में, वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में बैठे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा ज़िला बनता है, तो आप उसको फिर एप्लीकेशन देंगे, तहरीरी एप्लीकेशन देंगे। अगर ये 2-3 मतलब कि ये आपके पास प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे आप अपनी रिडर्सल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं एंड पे करना चाहूँगा और अपनी वीडियो क्लोज़ करता हूँ, वो करने के बाद वो ये है कि भाई सबसे पहले मेरे रब ने मेरे दिमाग में डाला और मैंने सारा सर्च आउट किया, सारा मैंने रीड किया, पढ़ने के बाद मैंने खुद समझा, खुद समझने के बाद मैंने मेरे रब ने डाला कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं और फिर अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप मेरी वीडियो पे आए, क्लिक किया, ये सारा सुना, तो अल्लाह ने मिसाल के तौर पे आपको भी इन्फॉर्मेशन दी, मतलब कि आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए। तो ये सबसे पहले ये ना अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं भी करता हूँ, आप भी करें। जब हाँ बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है, उसे और नेमतों से नवाजता है, मेरा ये यकीन है। तो इस लिहाज से ये मेरा एंड पे पैगाम है कि रब का शुक्र हर दफ़ा अदा करें
और दूसरा मेरे एंड पे कि ये है कि आप मेरे इस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस जैसा न्यू कोई भी जो ना नेक्स्ट टाइम कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई भी मिसाल के तौर पे मेरे ज़हन में कोई आइडिया आए कि मेरे दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इनसे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनका कोई पैसा बच सकता है, उनको कोई टाइम बच सकता है, कोई आइडिया कोई जुगाड़ कुछ भी मेरे ज़हन में आए तो मैं अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड ज़रूर करता हूँ। तो इस लिहाज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इस जैसी आपको वीडियो फ्यूचर में मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।